राजकुमार सर, एक बात बताओ, जैसे आप उन लोगों से कैसे डील करते हो? जैसे आपने बताया कि अगर किसी के ऊपर रेमेडी काम कर गई तो वो विश्वास कर लेगा, अगर वो सेल्फ हीलिंग पे भी विश्वास रखता है। उन लोगों से आप कैसे डील करते हो जैसे किसी को विश्वास बढ़ गया है एस्ट्रोलॉजी पे, उसने रेमेडीज कर ली, सही काम कर रही है, एक टाइम के बाद रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं, अब वो उसका एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा विश्वास हट रहा है, रेमेडी कर रहा है, सेम एस्ट्रोलॉजी से वो ले रहा है, फिर भी बात नहीं बन रही है, अब उसका विश्वास हट चुका है, उसने करके भी देख लिया, एक बार बात बनी, फिर बाद में बात नहीं बन रही है, उसका विश्वास हट रहा है, फिर वो आपके पास आता है, तो उनसे आप कैसे डील करोगे? मेरे पास जब भी कोई कस्टमर आता है एप्लीकेशन पे आके मुझसे बात करता है, जब एंटाइम एस्ट्रो पे जो भी एप्लीकेशन पे आता है, मैं उसको एक ही बात कहता हूँ, मुझे 5 मिनट लगेंगे आपका पास्ट आपसे कनेक्ट करने के लिए। मैं पहले एब्रॉड की वेबसाइट पे भी काम करता था, वहाँ पे भी ये होता था। सबसे पहले मुझे पास्ट को कनेक्ट करना है। अगर मैं आपका पास्ट रीड कर पा रहा हूँ, मैं आपका फ्यूचर भी रीड कर दूंगा। आप भी अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, सबसे पहले उसको बोलिए मेरे से कनेक्शन बिठा के बताओ। तो आप पास रीड करेंगे उसकी डीओबी वगैरह जानकर? बिल्कुल, आपका बर्थ डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपने मुझे दिया है, मैं आपके पास से आपको मिलाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि होता क्या है, सबसे बड़ा जो लैक ऑफ द एस्ट्रोलॉजी का जो फंडा है, उसके पीछे क्या है, द लैक ऑफ एक्यूरेट टाइम, है ना। पहले के टाइम पे तो क्या होता था, एक टाइम दे दिया गया हॉस्पिटल में, 7 बजे से 7:15 के बीच में बच्चा हुआ था, तो 15 मिनट का वेरिएशन। यहाँ 4 मिनट में एक डिग्री चेंज हो जाती है। तो जब डिग्री चेंज होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि संधि के अंदर में लगन में बर्थ हुआ, कि इधर तो मेष लगन था और इधर पीछे मीन लगन था, आपका जो बर्थ हुआ है 29.29 डिग्री के आसपास हुआ। 1 डिग्री अगर 1 मिनट अगर चेंज हुआ तो आप मेष लगन में जा रहे हो। यहाँ आकर के प्रिडिक्शन करना बहुत हार्ड हो जाता है, और ये चीज़ को एस्ट्रोलॉजर्स नहीं ढूंढते हैं। जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है ना, वो सिर्फ कुंडली आई, प्रिडिक्शन मारा, खत्म काम। हम लोगों को इतना वो हो गया है कि कुंडली आई, तेरा पास्ट की तेरे को 5 बातें बताइए, तू कह रहा है तीनों में ना कह रहा है, इट मीन्स तेरे टाइम में वेरिएशन है। मुझे तेरा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर मैं उसको थोड़ा एडजस्ट करके देखता हूँ कि क्या ये संधि काल का पीरियड है। अगर संधि काल का है, मैं एक पास्ट में जाऊँगा, इवेंट मिल जाएगी। कुंडली में ऐसा नहीं होगा इवेंट नहीं मिलेगी, पर वो टाइम वेरिएशन आपको बिठाना पड़ेगा कि यहाँ पे कोई टाइम का लोचा है। और मोस्टली जैसे अभी बर्थ टाइम अभी जो हॉस्पिटल के अंदर में सीजन बर्थ होते हैं, सब डॉक्टर के डिसाइडेड है। 7 बजे से 9 बजे के बीच में इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में डॉक्टर आया हुआ है, उसने जितने भी बर्थ करने सब करने हैं। यहाँ पे क्या है, 9 महीने का एक साइकिल पीरियड होता है, 273 डेज का हमारा एस्ट्रोलॉजिकल एक फील होता है कि एक 9th मंथ जो है वो एक एक प्लेनेट का फिक्स है। तो 273 डेज के आसपास एक पूरा साइकिल पूरा होता है, उससे पहले बर्थ हो रहा है। अब वो प्री बर्थ जब बच्चे होते हैं, जो सीजन होते हैं, उनके टाइम के अंदर में जब हम देखते हैं, हमको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है कि कुंडली क्या बता रही है। लगन में गुरु आया हुआ है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अभी जस्ट थोड़े दिनों पहले एक एप्लीकेशन पे एक कस्टमर आया, उसके लगन में उसके गुरु था बच्चे के, और वो बच्चा डॉक्टर ने उसको ऑटिस्टिक कर दिया। बोले ये ऑटिस्टिक है भैया, इसको आप ऑटिस्टिक आप समझ रहे होंगे कि वो ओवर हुआ है। तो मेरे पास में आया, सेम वही जो मैंने अभी आपको राहु की बात बताई, सेम केस उसके कुंडली में चल रहा था। अच्छा। 3 साल और बाकी थे उसके। मैंने कहा मैडम देखिए, जो भी है 3 साल आपको तो इस बच्चे को केयर करना पड़ेगा, ये ऑटिज्म है जो भी है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये, क्योंकि ये पहले भी हुआ करती थी, पहले भी यहाँ गुरु था, पहले भी होती थी। आजकल मार्केट में हवा बना दिया है कि बच्चे के अंदर में। आपको मैं कह रहा हूँ कि 3 साल बाद ये बच्चा ओवर इंटेलेक्चुअल बनेगा। अच्छा जी। और अपनी लाइफ में वो करके बताएगा जो आपने भी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा, पर इट्स टेक टाइम। तो बहुत बार समय, एक पर्टिकुलर फेज तक आपको चीज़ें फेस करनी होती है, जब तक आपका वो ऋण बाकी है। जैसे ही आपका वो ऋण, आपका वो कार्मिक घड़ा कंप्लीट हुआ, आपके लाइफ में ऑप्शंस कुछ शुरू हो जाते हैं। तो वो ऑटिज्म हटा कैसे फिर आपने? ऑटिज्म नहीं हटेगा। ऑटिज्म आपका एक वर्ड है, डॉक्टर भी इसकी मेडिसिन को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकता है। ऑटिस्टिक का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि एक बच्चा कुछ एक ओवर नेचुरल एनर्जीज के साथ में, या आपके थिंकिंग के थॉट के साथ में आया है, उनका डिले ग्रोथ होता है, उनका ग्रोथ डिले है। पर जैसे ही वो गाड़ी ऑन द ट्रैक आएगी, वो जितना वो लेट ग्रोथ हुआ ना, वो डबल स्पीड से चलेगी। अच्छा। बस आपको उसको उसके पाथ पे लाना है कि वो किस ट्यूनिंग से किस पाथ पे जाना चाहता है। और अगर आपने इसको यूज कर लिया, देन आप उसके रिजल्ट देंगे। आप तो ट्रैक उठा के देख लीजिए ऑटिस्टिक बच्चों का, इनकी लाइफ में यही हुआ है कि इनकी शुरुआत बहुत या तो एबनॉर्मल हुई है, हट के रहे हैं, और जब गाड़ी पे आए तो बहुत फास्ट चलें।
और यही वो समय हम ढूंढते हैं, द व्हेन द पॉजिटिव टाइम ऑफ दैट चाइल्ड इज गोइंग टू स्टार्ट। और सर जैसे किसी का टाइम नहीं पता कि भाई जैसे पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि कब बर्थ हुआ या कब कौन सी डेट थी क्या थी, तो उस वे में आप कैसे हेल्प करते हो? वैदिक ज्योतिष के अंदर में प्रश्न कुंडली एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर में ऐसे सवाल जिनका कुंडली से भी आंसर नहीं दिया जा सकता, और ऐसे सवाल जिसके आपने कहा, जैसे आपने कहा मेरे को डेट तो पता है, टाइम नहीं पता, तो ऐसी स्थिति के अंदर में हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं। पर प्रश्न कुंडली की एक बाउंडेशन है, आपका जो सवाल का जवाब होगा ये कुछ ईयर्स तक का होगा, फुल लाइफ का नहीं होगा। आपने मुझे सवाल किया तो मैं एक बता सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर इस फेज तक आपको ये जवाब मिल जाएगा। आपने मुझे किया मेरी पूरी लाइफ का वो बताना है, तो वहाँ जाकर के आपका जो प्रश्न कुंडली का सवाल का आंसर जो होगा वो नहीं बैठेगा। इसमें आपको टाइम फेसेस के हिसाब से पूछते रहना पड़ता है कि इस पीरियड मेरे को अगला कुछ काम करना है या ये करना है वो करना है, उसके अनुसार। सर जैसे आपने बताया कि आप इंसान की पास्ट लाइफ उससे कनेक्ट करते हो, पहले आप ये देखते हो, तो पर आज के टाइम पे इंसान को यकीन कैसे होगा कि हाँ आप सच बोल रहे हो, पास्ट लाइफ में यही हुआ होगा, क्योंकि ये तो कोई जान ही नहीं पाता। सर आप पास्ट लाइफ बताते हैं फिर इसी लाइफ में पास्ट में जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो बताते हैं? पास्ट में जो इंसिडेंट्स आपके हुए हैं, नॉट पास्ट लाइफ। पर आप अभी हम बात कर रहे थे ना, आप कह रहे थे कि कुछ पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जो क्लियर करने पड़ते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको कैसे जाना जाए कि आप सही कह रहे हो, या इंसान को खुद रियलाइज हो जाए कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ तो वो जान ही नहीं सकते अपनी। एक 12 कुंडली के अंदर में 12 हाउसेज होते हैं, उसमें 4 पार्ट में डिवाइडेशन होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 त्रिकोण बनते हैं। जब भी आपका धर्म त्रिकोण राहु के साथ में मंगल, राहु के साथ में शनि, राहु के साथ में केतु, ये राहु के साथ में आपके अदर जो प्लेनेट्स का कॉम्बिनेशन होता है, मातृदोष पितृदोष जब इस ट्रायंगल में बनते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपका पास्ट ड्यू आता है फ्रॉम योर पेरेंट्स, जिसको हम पितृदोष के नाम से जानते हैं। ऐसे कैसे जब हम देखते हैं कोई भ्रातृदोष होता है, मातृदोष होता ही होता है, कोई पास में आपसे मांग रहा है। अगर आपके घर में कोई चूहा भी अगर आया है या कोई कुछ भी एनामिल भी आया ना, आपका कुछ खा रहा है, वो आपका कोई ड्यू है जो मांगने आया है। ऐसे नहीं आएगा वो। आप रोड पे कुत्ते को डाल देना बिस्कुट, जब तक आपसे वो मांगता नहीं होगा वो नहीं खाएगा, वो चला जाएगा वहाँ से, वही खाएगा जो आपसे ड्यू है, जिसका मांगना वही लेगा। तो आपके जो भी ऋण हैं आपकी कुंडली में साफ नजर आते हैं, और वो ऋण कब तक है ये भी नजर आता है कि वो पर्टिकुलर दशा जब तक आपकी चल रही है तब तक आपको वो भुगतनी है, और उनको क्लीन करना आपके हाथ में है कि आप उसको किस बेस में जाके कितनी हद तक क्लीन करते हैं। इस बात को मैं आपको एक कथा के रूप में बताता हूँ कि एक बहुत सज्जन व्यक्ति होते हैं जिनको किसी कारणवश 1 दिन की जेल की सज़ा होती है, और वो जेल में जाते हैं। वहाँ जाकर के वो देखते हैं कि एक पुरुष भगवत गीता का पाठ कर रहा है, और ना खुद कर रहा है, सबको भी बता रहा है। भगवत गीता का पाठ कंप्लीट होने के बाद में उसको 20 कोड़े मारे जाते हैं। उसको बहुत तकलीफ होती है, बोले यार भगवत गीता पढ़ रहा है और जितने भी अंदर हैं उनको भी सुना रहा है और फिर भी कोड़े पड़े। तो वो थोड़ा व्यथित होकर के जेलर साहब के पास जाता है, जेलर साहब मेरे को एक बात समझाओ कि उन पुरुष को क्यों मारे गए। तो बोले कि आप आज आए हो इसलिए आप आज उनको देख रहे हो, पर ये जब यहाँ आए थे तो आपको पता है इन पर जुर्म क्या लगा हुआ है। तो बोले इन्होंने एक मर्डर किया था द्वेष में आकर के, जेलसी में आकर के, उस मर्डर की सज़ा भुगत रहे हैं और इनको रोज़ के 100 कोड़े पड़ने थे। अब ये यहाँ जेल में आए हैं और इन्होंने अपना चरित्र और अपने आप को बदल लिया, और उसकी वजह से इनके जो कोड़े थे 100 से आज 20 हो गए, पर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। पर जिस नेचर से बिहेवियर से ये कर रहे हैं, मेरे को विश्वास है कि ये बहुत जल्दी यहाँ से छूट जाएंगे। तो जो सज़ा आपने पास्ट जन्म में करी है, उनके पाप और उनके पुण्य आपको यहाँ भुगतने हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगे तब तक उपाय करके आप उनको कम कर सकते हो। पर ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर कह देवे कि इस पर्सन को कोई फलाना कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट है या कोई दोष है, और मैं इसकी कुंडली से ये दोष यूँ निकाल करके बाहर रख दूंगा, वो वहीं रहेगा। पर उसकी जो परसेंटेज ऑफ इफेक्ट है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कार्मिक क्लिनजिंग, सेल्फ क्लिनजिंग और बाय रेमेडियल वे। अच्छा सर, जैसे तो पुराने कर्मों की बात हो रही है और जो पुराने पुण्य करें, वो अगर कोई इंसान अभी मतलब आगे अपनी लाइफ में कि आगे उसको अच्छा मिले तो वो पुण्य कर रहा है, पर हर पुण्य काउंट नहीं होता।
तो पुण्य किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा पुण्य ज़्यादा फल देता है, थोड़ा बताओ उसके बारे में। गीता के अंदर में सुपात्र और कुपात्र का एक विवरण आता है कि अगर आप दान भी कर रहे हो ना, तो भी आपको ये देखना है कि मैं सुपात्र को कर रहा हूँ, कुपात्र को कर रहा हूँ। अब इसी को आपने कहा कि मैंने आपको कहा एक गाय को दान कर दो, ठीक है आपकी, जैसे हमारे गीता के अंदर में दान कहा गया, सबसे बड़ा दान कहा गया है ज्ञान का दान और अन्न दान, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अश्वदान, अश्वदान से गजदान, गजदान से भूमिदान, ऐसे दान है। तो सबसे लास्ट वाला जो दान है, हाईएस्ट दान है, वो ज्ञान और अन्न दान है। अब अगर सपोज करें कि आपने एक नॉर्मली आप कहीं गए और आपने खाना जो बच गया उसको ले जा करके बाहर पैक करा करके किसी भिखारी को दे दिया, ये दान नहीं है। यहाँ आपकी कोई निष्ठा नहीं थी, यहाँ कोई आपका साइकोलॉजिकली इंटेंशन नहीं था कि मुझे दान करना है। आपने सिर्फ एक वेस्ट जो छूट रहा था उसको भी परोपकार के रूप में लेकर के कर दिया कि वो हो जाएगा। बट सर वो जैसे वेस्ट में जा रहा है तो ये भी तो इंटेंशन है ना कि वेस्ट ना हो, किसी को कोई खा लेगा भूखा, तब तो फिर सही नहीं वो है दान नहीं है। आप इसको समझिए, दो तरह के दान होते हैं। एक तो दान मैं पर्टिकुलर संकल्प लेकर के किसी कार्य विशेष के लिए कर रहा हूं। परमात्मा को भी मुझे इंटेंशन देनी है कि मैं अपने शनि के दान हेतु ये छाया दान कर रहा हूं। आप जब छायादान करते हैं शनि की, तो कटोरी में शक्ल देख करके देखते हैं ना कि मैं शनि का तेल दान कर रहा हूं, ऐसे नहीं डायरेक्ट तेल दान कर दिया। तो जब आपकी इंटेंशन क्या है उस पर्टिकुलर ये के लिए, मंदिर में गए, आपके मंदिर से कोई जूता चुरा के ले गया, शनिवार था, मेरा तो जूता चोरी हो गया, शनि का दान हो गया, ये दान नहीं है। इंटेंशन होनी चाहिए, मेरे को पर्टिकुलर उस कार्य विशेष के लिए कर रहा हूँ। मैं अगर आपको 10,000 रुपये उधार देता हूँ, आप मेरे 10,000 रुपये नहीं दे रहे हो, एक खत में आके मैं सोचता हूँ वाह यार दान दिया, ये दान नहीं है सर। दान जब होगा जब आप इंटेंशनली उस कार्य को माइंड में रखते हुए देंगे, उसका रिजल्ट दान में जाएगा। अदरवाइज वो सिर्फ एक आपका दैनिक नित्य कार्य था, मे बी वो आप जैसे आपने कहा ना फूड बच गया था, आपने दिया, उसके काम आया, उसका कोई बकाया वो मांग थी जो आपने दे दी, ठीक है। ये है, ये दान नहीं है। यहीं फर्क आता है कि लोग बाग कुछ भी बोलते हैं, वो कर देते हैं, उनको लगता है हमने दान कर दिया। ये एस्ट्रोलॉजिकली दान और ये एस्ट्रोलॉजी उपाय नहीं है। पर ये तो चलो जैसे वेस्ट हो रहा था दे दिया, तो है, गुड कर्मा तो है। हाँ, यहाँ आप अपने पुरुषार्थ में अच्छे कर्मों को जोड़ रहे हो कि यार मेरा अन्न से मैंने किसी का पेट भरा, इसको उस रेडीमेडियल उपाय में मत जोड़िए, है ना। यहाँ आप फ्यूचर क्या कम कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर हम पर्पसली कुछ दान कर रहे हैं, अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में रखकर कि मैं ये कर दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि गीता में ये भी लिखा गया कि अगर तुम कर्म कर रहे हो तो फल की इच्छा मत करो, होना होगा वो आ जाएगा। अगर आप दान ही कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, उसको भी आप कह रहे हो किसी पर्पस के साथ करो, फिर तो वो गलत नहीं है। नहीं, इसको थोड़ा सा आप यूँ लीजिए, आपने एक पर्टिकुलर सोचा है कि मैं अपनी इनकम का 1% निकाल के धर्मार्थ में लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, आप किसी सोच से नहीं कर रहे हो कि मुझे क्या करना है इस वजह से, ये आपका दान है। पर अगर आपकी जेब से अगर मैं कह दूँ कि यार 1,000 रुपये आपने निकाल दिए, कर दिए, और आपने जाके दे दिया, ये है, तो बाद में आके बोला यार मैंने तो को दान करना था, मैं दान कर दिया, विदाउट दैट इंटेंशन, वो दान के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे सुपात्र कुपात्र का पता नहीं चला आपको। उसने उस 1,000 रुपये का क्या यूज़ किया, हो सकता है ही यूज इन इन रॉन्ग वे, ड्रिंक में, अदर वे में। जब आप रेमेडियल वे की इसको समझेंगे तो आपको चारों एलिमेंट्स को समझना है। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के उसको समझना है कि मेरे को किस क्राइटेरिया में दान करना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है कि सपोज मैंने किसी को 500 रुपये दे दिया, 100 रुपये दे दिए, वो उस चीज़ का क्या कर रहा है, फिर वो एंड में वो आता है एट द एंड, या मैंने दे दिया सिर्फ उतना काउंट होता है? नहीं, एक आपके देखो सुपात्र तो आपको देखना चाहिए कि ऑलरेडी ही इज ए ड्रंक एंड रोड पे भीख मांग रहा है, तो आपको पता है ये 100 रुपये मेरे उसी में जाने हैं। हाँ। पर एक मजबूर इंसान है जिसके हाथ पाँव नहीं है और वो खाने के लिए आपको बोल रहा है, तो नेचुरल बात है आपने अपनी निष्ठा से ये करा कि मैं तेरे को खाने के लिए पैसे दे रहा हूँ, खाना खा लेना। आपकी इंटेंशन वहाँ पे बोलने की, मैं बाबा खाना खा लेना, तो आपने तो आपको खाने के लिए दिया, आपका काम हो गया। पर नेचुरल वे में होता यही है कि लोग बाग ऐसे आते हैं जो बहरूपे बन करके आते हैं और आपसे इनाप्शन कर जाते हैं। सर आजकल के ज़माने में कहाँ पता लगता है कौन बहरूपिया, कौन किस इंटेंशन से भीख मांग रहा है, कोई पिएगा या इसका नशा करेगा, वो तो सर पता ही नहीं चलता। यहीं पे ही हम जब अपनी क्लींजिंग करने की बात करते हैं रेमेडियल वे में दान की, यहाँ हम सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, फॉल्ट कर रहे हैं।
आपको ऐसे जने मिलेंगे, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, भिखारी की क्या बात है। अगर आप जब जाएंगे निष्ठा रूप में जा रहे हैं, मेरी गाड़ी में आप जाएंगे, वहाँ बिस्कुट के पैकेट्स पड़े हुए हैं एवरी टाइम, मेरे को नज़र आ जाता है कि यार नीडेड आदमी है, मैं फटाफट बिस्कुट का पैकेट खोलता हूँ, पकड़ा देता हूँ। मैं कैश फॉर्म में नहीं देता हूँ कि मुझे पता क्या करेगा उस बिस्कुट पे, वो फेंक भी देगा ना, चींटियों के काम आएगा। अगर वो उस बिस्कुट का पैकेट को फेंक भी देगा तो भी वो चींटियों के काम आएगा, कुत्ते के काम आएगा, किसी जानवर के काम आएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मेरे कर्मा को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है ये आना चाहिए। सर कमिंग बैक टू एस्ट्रोलॉजी, जैसे कई बार हमने ये देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स ये गाइड करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना, डायरेक्शन दिखाते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ये काम सूट करेगा या ये काम सूट करेगा, ये डायरेक्शन देते हैं। तो अगर कोई इंसान है सपोज़ वो गलत डायरेक्शन में मेहनत करे जा रहा है और उसका काम नहीं बन रहा, वो मेहनत करे जा रहा है, मेहनत करते करते उस चीज़ में अच्छा भी हो गया पर वो मुकाम नहीं पा रहा, अब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आता है और एस्ट्रोलॉजर उसे रेमेडी देता है कि तू ये रेमेडी कर ले, तू इसी पाथ में बन जाएगा तेरा काम। तो इवेंचुअली क्या वो गलत पाथ ही उसका सही पाथ था, उसको वहीं पहुंचना था, या फिर कोई सच्चा एस्ट्रोलॉजर उसको ये कहेगा कि भाई आप डायरेक्शन गलत में हो, आप इस तरफ जाओ, जिस तरफ उसका काम में मन भी नहीं लगता, वो अच्छा भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने अब इतना टाइम कहीं और दे दिया। तो फिर उसके लिए वो सही पाथ क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम में स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का काम नहीं बन रहा, कोई ज़बरदस्ती कोई काम कर रहा है, जैसे कोई कॉरपोरेट में जॉब कर रहा है किसी फैमिली मजबूरी में, उसको वो रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहे, काम भी नहीं मिल रहा, पर अब वो इतना टाइम उसमें दे चुका है कि वो कोई नया काम भी नहीं कर सकता। पर अगर वो रेमेडी करके उसी काम में अच्छा भी हो जाएगा तो क्या पता उसका वही सही पाथ था। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है जब एस्ट्रोलॉजर ये क्लेम करते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको एकदम राजा फील्ड ऑफ वर्क बताऊंगा कि इसमें आपको ज्यादातर राजा बना दूंगा जिस काम में आप हो भी। तो ऐसा लगता है कि फिर सही फील्ड ऑफ वर्क तो वही हुई जिसमें इंसान का मन लग रहा है, फिर स्टार्स के अकॉर्डिंग तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? मैंने आपसे कहा था कि एक कुंडली के अंदर में 4 त्रिकोण होते हैं, उसमें जो आपका अर्थ त्रिकोण और जो काम त्रिकोण है ये इंडिकेट करता है कि आपके काम कर्म किस फील्ड में जाकर आपको लगवाना चाहते हैं और अर्थ वापस रिटर्न पैसा किस फील्ड से आएगा। जब मैं इन दोनों त्रिकोण को जब चेक करता हूँ और मुझे इन दोनों में से एक ऐसा प्लेनेट मिल जाता है जो दोनों में एक्टिव हो रहा हो, काम भी इसमें से आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि भैया इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया की किसी भी फील्ड में घुस जा, काम भी रहेगा और पैसा भी आएगा। आपने कहा बिल्कुल परफेक्ट है कि आपने कहा, अभी मैं जस्ट सुबह आज मैं एक क्लाइंट की बता रहा था कि एक कस्टमर बोलता है कि मेरे सेटन 10th हाउस में सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, तू इंजीनियरिंग बनेगा। उसको पढ़ाई में मन नहीं, उसके पिताजी ठोक ठोक के उसको पढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास में कुंडली आती है कि ये पढ़ने का मन नहीं है और इंजीनियरिंग ये है वो है, तो उसका बुध त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में कनेक्टेड हो रहा। तो मैंने कहा ये तो बिज़नेस करने वाला बंदा है, इसको किसी न किसी बिजनेस फील्ड में लगाओ और ऐसा इसमें लगाओ जहाँ पे ये कुछ हट के करना चाहता है। तो बहुत टाइम तक जैसे आप कंसल्ट लेके गए हो, मुझसे गए हो, मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ चीज़ें हैं ये, और ऑल ऑफ सडन उनके फादर का एक फ़ोन आता है मेरे पास में कि सर आपने बताया था कि ये बिज़नेस करना चाहता है। उस बेटे के दिमाग में उसके एक फ्रेंड की एक ऑफ़र आई है कि वो स्क्रैप का काम करना चाहता है, एब्रॉड से इंपोर्ट करना। 1 मिनट में ट्रिगर हुआ, बुध शनि और एब्रॉड। मैंने कहा बिंदास आंख बंद करके चले जाओ। एक झटके के मैंने बोला कुछ मत देखो, राइट पाथ ट्रिगर हो गया, आपने जो उपाय किए वो ऑन द पाथ लग रहे हैं, उसको डायरेक्शन मिल गया है, आप चले जाओ। और बिल्कुल डेफिनेटली वो आज एब्रॉड से स्क्रैप बेचता है यहाँ पे और बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है। ये हमारे जो आपने कहा ना प्लेनेट डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बस यही होता है कि आपको उस डायरेक्शन को कितना डीप जाके सर्च करना है। जरूरी नहीं है कि सैटर्न ही 10th में बैठा हुआ तो हर इंसान को मैं एमटेक बीटेक में ले जाके घुसेड़ दूंगा, है ना। आप अच्छे से अच्छे एमटेक बीटेक को उठा के कभी आप मैकेनिक के पास एक रिपेयरिंग की तरह जाओगे ना, वो कभी कभी पुरानी चीज़ ठीक नहीं कर सकते हैं, पर आपको ऐसे ऐसे मैकेनिक मिल जाएंगे जिन्होंने एमटेक बीटेक तो नहीं करी है पर वो अच्छे से अच्छे आपका एक इंस्ट्रूमेंट ठीक करने जानते हैं। तो कला है, शनि किस रूप में आपके कर्म से जुड़ रहा है ये आपको देखना है, और इट इज नॉट कनेक्टेड विद एजुकेशन। इस चीज़ को आप यूँ भी देख सकते हैं कि माँ बाप बहुत बार अपने बच्चों को खुद डॉक्टर हैं तो बोलेंगे
मेरे उसको संभालने वाला एक डॉक्टर चाहिए, लग जा पीछे लग जा। उसका इंटेंशन ही नहीं है, वो डॉक्टरी बनना ही नहीं चाहता है, पर उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया जाता है। तो एक तो मेरा फ्रेंड ही है, वो फोटोग्राफर बन चुका है इस फील्ड के अंदर में, फादर उसके डॉक्टर हैं। तो शुरू से उसका हॉब था कि मेरे को घूमना है और फोटोग्राफी करना है, और ये शौक उसके इसमें लेकर के तो फोटोशॉप में जाके उसने वो करी, और अभी अरीना मल्टीमीडिया के थ्रू उसने एनिमेशन करके और बेंगलोर के अंदर में वो जॉब कर रहा है। कहाँ एक डॉक्टर का बेटा और कहाँ वो जा रहा है, पर बहुत वो मतलब संतुष्ट है। तो अभी मैंने आपको कहा ना कि एक इंसान को जॉब मिलना और जॉब से संतुष्टि और खुशी मिलना, इसमें फ़र्क है। यहाँ आपके कर्म आपको बताते हैं कि रिटर्न और फ्री विल कहाँ से आ रही है, इसको नहीं समझते हम लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से प्रेडिक्शन लेते हैं, बस कंप्लीट हो गया है। दिशा नहीं समझते हैं किस तरीके से मिलेगी। पर सर जैसे कोई अगर इंसान है और वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता और वो कोई काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, और उसे कुछ डेस्टिन्ड है कुछ और करने के, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, पर अगर चीज़ें डेस्टिन्ड है तो एक टाइम के बाद वो चला ही जाएगा। मतलब एस्ट्रोलॉजर की नीड ज़रूरी नहीं है कि वो हर आदमी जाए या जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अगर डेस्टिन्ड है तो ज़रूरी नहीं, अगर वो जाए भी नहीं तो वो मैटर नहीं करेगा। इसमें क्या कहोगे आप? मैंने आपको बताया, जो कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, जो कर्म पे विश्वास करते हैं, वो आपके कहने पर सही हैं, वो नहीं मान के चल रहे हैं। पर ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हमें हमारी जो ये चेतना है, हमारा जो ये माइंड है, ये काम करना, हमें गाइडेंस करना बंद कर देता है। मैंने आपको बताया जैसे 120 साल की महादशाएं हैं, तो उसके अंदर में हर एक प्लेनेट का एक दशा है। आपके सारे ही 9 के 9 प्लेनेट अच्छे नहीं हो सकते, आपके 9 के 9 प्लेनेट खराब नहीं हो सकते। अब जब भी आपको कोई एक नेगेटिव प्लेनेट की दशा अंतरदशा आएगी, उस समय आप गुमराह होंगे, आप भटकोगे, वहाँ आपके गलत डिसीजंस होंगे। आप वहाँ पर अगर किसी गाइडेंस को लेकर के, उस टाइम पीरियड को लेकर के निकाल लेते हो तो अच्छी बात है, पर नहीं कि आपको तो अपने पुरुषार्थ पे बहुत ज़्यादा वो है कि भाई मैं परमात्मा और पुरुषार्थ से कनेक्टेड हूँ, तो मैं उस जगह मैं भी कहता हूँ मेरी एस्ट्रोलॉजी भी उसको सलाम करती है, क्योंकि यहाँ हम उस परमात्मा से बढ़कर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी 99% तक भी पहुँच जाएगी, पर 1% तो वो परमात्मा ही है, उसको कन्वर्ट करने वाले। वहाँ तो आपको उसकी ब्लेसिंग चाहिए, जो मैंने आपको कहा ना, वो घड़ा भरा हुआ जो है, वो भरने वाले तो वही है। सर जैसे आपने बोला आपके फोटोग्राफर दोस्त हैं, वो एकदम संतुष्ट हैं, उनके फादर डॉक्टर थे, अब वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, खुश बढ़िया चल रहे हैं। मान के चलो ऐसे कोई बंदा है जो इसका प्रोफेशन बढ़िया चल रहा है, वो खुश है, पैसे भी कम रहे हैं, उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, वो ना जाना चाहता है एस्ट्रोलॉजर्स के पास, तो मतलब उसके प्लैनेट्स और उसकी कुंडली एकदम परफेक्ट चल रही है, वो कोई रेमेडी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो बढ़िया चल रहा है, फिर तो मतलब ऐसा नहीं होता सर। एक टाइम पीरियड मैंने आपको कहा, आपको एक आपकी लाइफ के राजयोग होते हैं, है ना, हर इंसान की कुंडली में कुछ राजयोग लेके पैदा होता है। अब मैं कह दूं कि तुम तो 3 राजयोग लेके के पैदा हुए हो तो तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया है, ऐसा नहीं होगा। वो राजयोग कब फलीभूत होंगे? जब वो दशाएं आएंगी उन प्लैनेट्स की, तब तक आपको एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा क्या है, सब कुछ मैं हूँ ना, वो मैं शब्द आएगा। जैसे ही आपका वो खत्म हुआ, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि की 7.5 या शनि की डैया, इनमें से 2-3 एक साथ लग गई, अपने आप उसको उसके जो अच्छे चल रहे थे ना स्मूथ लाइफ के पाथ, वहाँ उसको कार्मिक क्लिनजिंग की जरूरत पड़ जाएगी। उसको हर इंसान राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकता सर। होंगे, मैं कहता हूँ होंगे लाख में 100 जो राजा हरिश्चंद्र थे, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ज़िंदगी के अंदर में एक बार स्थिति ये आ जाती है कि जब इंसान का मेंटल साइकोलॉजिकली काम करना बंद कर देता है, वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया गाइडेंस नहीं मिल सकती है। और मैं तो ओपनली कहता हूँ कि जिसको भी एस्ट्रोलॉजी पे फेथ नहीं है, एक बार मुझसे अपनी कुंडली लेकर के एक सेशन बुक करा करके बैठो। आपके पास प्रजन को नहीं मिला के बता दूं तो आप बताना। सर आप अपनी खुद की खुशी के लिए से आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन आते होंगे, तो आपका फिर सब कुछ बढ़िया चलता होगा, या फिर आपकी खुद की कुंडली चेक कर लेना और अपने सारे अप्स एंड डाउन देख लेना पहले देख लेते हो आप? तो इसका मतलब अभी इन्होंने बताया था कि आप अगर कोई एक अच्छे प्रोफेशन में गया हुआ है तो ये है। मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस है, सब। मेरे फादर आज भी बिजनेस, मैं बिजनेस करता था। मेरे कर्म मेरे को बिजनेस नहीं करने देना चाह रहे थे, उठा करके इधर लिया है, वो भी एक झटका दे करके, है ना। तो वो डाइवर्सन था कि मेरे प्लैनेट्स मुझे एक ही बात बोल रहे थे, पढ़ना है, पढ़ाना है और दुनिया को गाइडेंस करनी है। अच्छा, एंड इट इज़ ऑल माई अपकमिंग दशाज जो मेरी चेंज होनी थी।
मैं इस फील्ड में आया, सबसे ज़्यादा परेशान कौन होता है? खुद एस्ट्रोलॉजर्स। कैसे? ग्रह सबसे पहले उनको ही इफेक्ट देते हैं कि देख लो मैं आ रहा हूँ, ये रिजल्ट देने वाला हूँ, तुम समझ लेना, इसको अगले वाले को भी समझा देना, है ना। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जितने भी हीलर्स हैं, सबसे ज़्यादा ये अपनी खुद की ज़िंदगी में परेशान है। और खुद को हील जो कर लिए वो टॉप पे पहुंच जाते हैं, बाकी वो खुद ही फंसते रहते हैं। सर इसलिए कुछ जो नॉन बिलीवर्स हैं वो ये भी कहते हैं कि यार इनके पास क्यों जाना, इनकी तो खुद की खराब चल रही है दशा, तो मैं तो इनके पास नहीं जाऊँगा। जो नॉन बिलीवर्स मोस्टली क्या ऐसा इनके सुनने को मिलता है, तो वो इसीलिए कहते हैं। उनका नॉन बिलीवर का मुझे नहीं पता, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ। जी 5 एलिमेंट्स मुझे भी इफेक्ट करते हैं, आपको भी करते हैं, और उसको भी करते हैं जो नॉन बिलीवर है। अगर आपका एक एलिमेंट डिस्टर्ब होने वाला है, आपकी लाइफ में टाइम लेसन्स लेने आ रहा है, आपकी क्लास लगने वाली है अच्छा। ना। सबकी होती है, ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं होती है, आपकी नहीं होती, किसी की नहीं होती है, मोदी जी की भी होती है, बिल गेट्स की भी होती है, सबकी होती है। तो इस नॉन बिलीविंग को मैं नहीं मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कर्म को मानते हो तो आपको ज्योतिष पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम ज्योतिष के अंदर में कर्म की दिशा दिखाते हैं, हम आपको भाग्यवादी नहीं बनाते हैं। मैं भाग्यवादी के अपोज हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर होकर भी भाग्यवादी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ अपने भाग्य को समझ के खुद अपना भाग्य लिखो, ज्योतिष की और प्लेनेट की भाषा को समझते हुए इस पर्टिकुलर टाइम पे इस एरिया के अंदर में अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, लाइफ का बेस्ट सक्सेस पाओगे। अब आपको दशा तो चल रही है कुछ, आप जा रहे हो कुछ और, प्लेनेट बोल रहा है आपका रिलोकेशन कराना है, प्लेनेट बोल रहे हैं आपको आपके मकान से दूर करना है, और आप मुझे बोल रहे हो मुझे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। आप प्रॉपर्टी ले तो लोगे, पर वो प्रॉपर्टी सस्टेन नहीं रहेगी, बिक जाएगी। ये है आपके कर्मों के अगेंस्ट जाने की सजा, जो आप कह रहे हो मैं नॉन बिलीवर होकर करता हूँ। पर अगर सर जैसे कोई बंदा है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेचुरली ही चल रहा है, किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहा कि मैं अभी ये ले लूँ या मैं अभी ये ले लूँ, मतलब जैसे जैसे चीज़ें बनती जा रही हैं वो वैसे वैसे करता जा रहा है, तो वो नेचुरली ही प्लैनेट के हिसाब से अलाइन हो रखा है, ऐसा है कि भाई वो उसे चलो मतलब किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं कर रहा तो उसे दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रारब्ध, जो आपका प्रारब्ध है, जब तक आपका प्रारब्ध और आपके संचित कर्म दोनों अच्छे हैं, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, है ना। और प्रॉब्लम्स आ भी जाएंगी तो कहीं ना कहीं गाइडेंस मिल जाएगी। हमारे एस्ट्रोलॉजिकल के अंदर में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर में कहा जाता है माता और पिता, चंद्रमा और सूर्य जब तक आपकी ज़िंदगी में जिंदा हैं और उनका आपके सर पे हाथ है, इमोशनल से इमोशनल सिचुएशन में, हार्डेस्ट से हार्डेस्ट टाइम पे भी एक बार कंधे पे पिता का हाथ आ जाएगा, बोले मैं हूँ तेरे पीछे। सूर्य कौन? पिता, जो उजाले का प्रतीक है। माता आपके जल, आपकी आत्मा, आपकी इमोशन का प्रतीक है। इन दोनों को अगर आप डेली खुश रखते हो, आप करते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न रूप से गाइडेंस मिल भी जाएगी, एस्ट्रो जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जब ये भी अगेंस्ट हैं, आपने उनको भी परेशान कर रखा है, तो सिर्फ एक ही जगह बचती है, वो है ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस टू क्लीन योर नेगेटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव कार्मिक जो आपके पिछले जन्म से आ रहे हैं। सर आपने 2-3 बार क्लेंजिंग और रूट कॉज की क्लेंजिंग और सेल्फ हीलिंग ऐसे टर्म्स यूज़ करे, तो मैं चाहता हूँ जाते जाते आप ऑडियंस को कुछ अगर बता सको रेमेडी जो सब कर सके, जनरल ऐसा कुछ होता है या फिर वो सबके हिसाब से अलग चीज़ होती है कि जनरली आप अपनी लाइफ में ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा कुछ है? सबसे पहली बात तो देयर इज़ नो थंब रूल इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई थंब रूल नहीं है। कोई कह दे कि फलाना ग्रह फलाना जगह होगा तो ये होगा, मैं आपको उसका अपोजिट दिखाता हूँ, नहीं होगा, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देयर इज़ नो थंब रूल विच वर्क ऑन एवरी पर्सन। आप अग्नि तत्व इंसान हो और मैं आपको कह रहा हूँ आप जल को पियो, आप अपनी अग्नि को कम करोगे। रेमेडीज़ बनती है आपकी कुंडली को डीप एनालिसिस करके कि कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से प्लेनेट अच्छे राजयोग देने वाले प्लेनेट्स हैं, उनकी दशाएं आ रही हैं या आने वाली हैं, चल रही हैं, और वो आपको उनके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। उस सिचुएशन के अंदर में आपको पर्टिकुलर स्टोन्स प्रेफर किए जा सकते हैं। आपको अगर कोई बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी ख़राब हो रही है, प्लेनेट तो अच्छे हैं, तो आपको सेल्फ हीलिंग सिखाई जाती है। मेरा एक ही मकसद है सर, मैं किसी की हीलिंग नहीं करता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ। आपको करनी है सेल्फ हीलिंग, रास्ता मैं दिखाता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ
कि इसको इतने दिन करके देखो, रिजल्ट ना आए दोबारा मेरे पास आ जाना, क्योंकि आपसे बढ़िया आपके कर्मों को कोई ठीक नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक मार्गदर्शन कर सकता हूं। मैं ये नहीं कर सकता कि मैं अपनी मेडिसिन को आपको खिला दूं। मैं तो आपको दिखा सकता हूं कि ये मेडिसिन है, लेनी आपको है, आप लोगों के नहीं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।